सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद हेमंत। सो दोस्तों, प्रीवियस 2 सेशंस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया अबाउट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना, कि अकाउंट्स कैसे होता है, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, लाइक दैट। दोस्तों, उसी प्रोसेस और उसी लर्निंग सीरीज को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी में आज कुछ और अपना लेवल ऑफ नॉलेज इनहांस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस सेशन का एक क्विक रिकैप करा देता हूँ। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एवरी इंडिविजुअल आर डूइंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। हर इंडिविजुअल जो है कुछ ना कुछ दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। सैलरीड पर्सन को उसकी सैलरी मिलती है अपने लिवलीहुड को मेंटेनेंस करने के लिए। सो एवरी एक्टिविटी विच आर परफॉर्म फॉर अर्निंग ऑफ लिवलीहुड विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी चीजें, ठीक है, जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हो रही है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स क्या बोलता है? ओनली द ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो अपने को अकाउंट्स को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ कुछ पैसे से नेचर, कुछ पैसे से नेचर जो है, ओके, कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर कुछ पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब फॉर एग्जांपल, आप घूमने गए थे, ठीक है, आप घूमने के लिए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आप घूमने के लिए गए थे। आप जो है एग्जाम छोड़ के गुटली मार के घूमने निकले थे, ठीक है। मम्मी ने आपने को रास्ते में पकड़ लिया, मम्मी ने लगाया एक खींच के ऐसा, ठीक है। तो क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? हाँ सर, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। चप्पल अकाउंट डेबिट टू इज्जत, चप्पल पड़ी इज्जत चली गई, ठीक है। नॉट लाइक दैट। तो दोस्तों उनका ये कहना है कि आप जो चीज को अकाउंट्स देखो, अल्टीमेटली अकाउंट्स बनाने का मतलब क्या होता है कि हम आज किस पोजीशन पे हैं। देखो, नो डाउट दोस्तों, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी अपने को अफेक्ट करते हैं, बट अकाउंट्स में उसका रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो उनका ये कहना है, मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जब तक नहीं होगी आप उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा था कि अकाउंट्स क्या है दोस्तों। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइजेशन, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ देयर। अब हमने कहा था फिर स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। सोर्स डॉक्यूमेंट कोई बिल, वाउचर, इनवॉइस, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप क्या करते हैं, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या होता है, जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते जाते हैं वैसे वैसे आप रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, ठीक है। फिर उस ट्रांजैक्शन की नेचर के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्री में क्या होता है, आपने सपोज, एक मिनट, ठीक है। जर्नल एंट्री में क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जनरल एंट्री में क्या होगा, सपोज आपने मान लीजिए आज अगर सैलरी का पेमेंट किया, ठीक है, आज अगर आपने सैलरी का पेमेंट किया, तो आपने सैलरी को रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। फिर आपने जो है रेंट का पेमेंट किया, ठीक है। फिर आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आप ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करते गए, ठीक है। आप लगातार ट्रांजैक्शन को सिक्वेंसली जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करते गए। अब इसमें क्या होगा प्रॉब्लम, आपने सिक्वेंसली रिकॉर्ड कर दिया बट आपको यही नहीं पता है कि खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन से नेचर के कितने खर्चे हो रहे हैं, इस कारण आपको क्या करना पड़ गया, आपको करना पड़ गया दोस्तों क्लासिफिकेशन। आपको क्या करना पड़ गया दोस्तों, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम क्या करेंगे, अगर सैलरी का खर्चा किया तो उसको सैलरी अकाउंट में अलग से खोल के डाल देंगे, ठीक है। आपने रेंट का पेमेंट किया तो आप रेंट अकाउंट ओपन करके उसमें डाल देंगे, लाइक दैट, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप दोस्तों अकाउंट्स में होता है, दैट इज नोन एज समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है इसमें आप सारे ट्रांजेक्शन को उसके नेचर के हिसाब से क्या करते हैं दोस्तों, समराइज करते जाते हैं, आप उसको समराइजेशन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है अपना दोस्तों एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। देखो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बना के आपने समराइज कर दिया, ठीक है। आपको ये एट ग्लांस एक पन्ने पे समझ में आ गया कि भैया मेरा ये सैलरी का इस साल का टोटल खर्चा है, इस साल मुझे इतना रेंट मैंने टोटल पे कर रखा है,
इस साल मेरी टोटल इतनी सेल्स हुई, लेकिन आपका ये डेटा सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। आपको ये पता नहीं होता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप फायदे में हैं या आप लॉस में हैं। तो आप क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स वेदर व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन इन द बिजनेस करेंटली। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है दोस्तों इंटरप्रिटेशन, दैट इज फाइनेंशियल रेशियोज। आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डेटा दे दिया कि फिक्स्ड एसेट इतना है, ठीक है। आपको एक डेटा दे दिया कि भैया करंट एसेट इतना है। आपको एक डेटा दे दिया भैया कि कैपिटल आपने बिजनेस में पूंजी इतनी लगा रखी है। तो आपको एक कंपैरिजन चाहिए होता है दोस्तों, आपको एक कंपैरिजन चाहिए होता है। आपको ये पता करना होता है कि भाई मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्योंकि बिजनेस पे हमेशा डिसीजन जो लिए जाते हैं वो रेशियो के बेसिस पे लिए जाते हैं। इस कारण इसको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। दोस्तों फाइनेंशियल्स को पढ़ने का तरीका होता है रेशियोज का इंटरप्रिटेशन करना। जिसका इंटरप्रिटेशन अच्छा होता है ना दोस्तों, वही आदमी आगे प्रोफेशनली भी डेवलप करता है। तो सीए बनना इज नॉट द थिंग। सीए बनने के बाद इंटरप्रिटेशन आपका सॉलिड होना चाहिए, जिसका इंटरप्रिटेशन सॉलिड होगा वही पैसे कमाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड एनालाइजेशन, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या, सॉरी, देयर आर 5 स्टेप्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, दैट इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइजेशन। फिर हमने कहा था जी अकाउंट्स के प्रोसीजर क्या है, ठीक है। हमने देखा था जनरल फाइनेंशियल प्रोसीजर। जनरल फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ सम सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर उस ट्रांजैक्शन को उसकी नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना, फिर हमने कहा था समराइजेशन करना, उस ट्रांजैक्शन को समरी बनाना, ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है, फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, फिर उसको एनालिसिस करना, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लिए होंगे मुझे यकीन है, ठीक है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एज एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट सच एज द सेल्स बिल, वाउचर etc are recorded in the books would be called as journal entry. Classification is concerned with the systematic analysis of recorded data with a view to group the transaction of same nature at one place called as ledger. नेक्स्ट होता है समराइजेशन, इट इज कंसर्न विद प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इनटू द मैनर दैट वुड बी यूजफुल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। Analysis means the methodological classification of data given in the financial statement. The figure given in the financial statement will not help will not help user unless they are in simplified form. जब तक वो simplified form में नहीं होंगे ना, that they will not be helping the users, ठीक है। चलिए, फिर इंटरप्रिटेशन देखा था। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। इंटरप्रिटेशन मतलब रेशियो एनालिसिस दोस्तों। कम्युनिकेशन मतलब इंटरप्रेटेड डेटा को एक कम्युनिकेशन करना, ठीक है। जैसे ना आप देखोगे तो कई बार फाइनेंशियल कमेंट्री अगर आप पढ़ोगे ना कभी इंटरनेट पे आप पढ़ना, तो ऐसा लिखा रहता था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीज बाय फलाना परसेंटेज एज कंपेरिजन टू द इबिटा मार्जिन ऑफ द कस्टमर, लाइक दैट, ठीक है। चलिए, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देयर आर सर्टेन यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब ये यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि पहले अकाउंट्स को सोचा जाता था कि अकाउंट्स केवल इंटरनल अपने यूज के लिए बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन आज देयर आर सेवरल अदर स्टेक होल्डर्स आल्सो दे आर हु आर इंटरेस्टेड इन योर अकाउंट्स, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे कि कस्टमर, जैसे कि डेटर, जैसे कि बैंक, जैसे कि क्रेडिटर्स, मल्टीपल लोग दोस्तों, मल्टीपल, ठीक है। तो दिस इज द सेक्शन नंबर 1 ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। आज हमने पढ़ना है सेशन नंबर 2, ठीक है। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन रेफर। देखो दोस्तों, सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स होता है ना, वो 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स में दोस्तों 12 नंबर के ना ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें रीजन के साथ हमको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और एक जो दोस्तों वो आता है, एक जो आपका आता है दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। दोस्तों देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है। जनरल फाइनेंशियल प्रोसेसर, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोस्तों अगर आपको सिर्फ नॉलेज होगा और आपने सिर्फ पढ़ रखा होगा तो आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। 22 से 25 मार्क्स थ्योरी करेक्ट इनकरेक्ट बोल करके फाउंडेशन में आता है, और बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं एग्जाम में। क्यों, वो ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, उन्होंने पढ़ नहीं रखा होता है, उनको पता नहीं होता इसके अंदर पॉइंट्स क्या लिखने, ओन पॉइंट्स लिखते हैं, इंस्टीट्यूट फिर
बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता, इंस्टीट्यूट ठीक चेक नहीं करता पेपर, इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट वो। दोस्तों इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करता है जी, आप अगर सही लिख के आएंगे इंस्टीट्यूट आपको पास कर देगा। ठीक है, चलिए थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लेक्चर को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, द इवोल्यूशन ऑफ अकाउंट्स वाज फ्रॉम द इटली। अकाउंट्स का जो इवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था इटली से, ठीक है, बाय लूका पेसियोली इन द ईयर 1498। ये कहाँ के थे, ये इटली के थे, ठीक है। लूका पेसियोली जो थे ये कहाँ के थे, इटली के थे, ठीक है, लूका पेसियोली, और इन्होंने किया था 1498 में, ठीक है। एक करेक्ट इनकरेक्ट छोटा सा पूछ सकते हैं इसमें इंस्टीट्यूट चाहे तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, दोस्तों अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीए फाउंडेशन में, ठीक है। सबसे पहला होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये आपको समझाने की जरूरत है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। हमने अकाउंट्स का प्रोसेस सेट किया हुआ है कि सबसे पहले आप जनरल पास करेंगे, फिर लेजर पास करेंगे, फिर आपका टीबी बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फिर रेशियोज। तो सिस्टमैटिक ही तो है, बस वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to keep the systematic record of financial data aspect of business transaction, that is bookkeeping। तो बोलो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब भाई आपने ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लिया, अब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के बाद में पर्पस क्या है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का दोस्तों पर्पस है प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस को पता लगाना, ठीक है। चलिए, accountant prepare profit and loss to know the result of business operation for a particular period of time. If revenue is more than expenses, it would be called as profit and loss for vice versa situation। देखो मैंने ऊपर मैंने एक वर्ड लिखा है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर आपने क्लास 12th में सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो ट्रेडिंग बनता था, पी एंड एल बनता था, ठीक है, और बैलेंस शीट बनती थी। तो उसमें जो पी एंड एल होता है ना, वो पी एंड एल एक्चुअली में, ठीक है। ये बॉटल आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव रिवॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अकाउंटेंट प्रिपेयर क्यों करता है, पता लगाने के लिए कि रिजल्ट क्या हुआ बिजनेस ऑपरेशन का, ठीक है। थर्ड होता है दोस्तों, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेनमेंट करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेनमेंट करने को बोलते हैं दोस्तों बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। A businessman is not only interested in knowing the result of the business in terms of profit or loss। केवल उसको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है जी, एसेट्स एंड लायबिलिटी से भी मतलब है, ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे। A businessman is not only interested in knowing the result of businesses in terms of profit and loss for the particular transaction, but also, ठीक है, also interested to know that what he owes, that is liability to outsider, and what he owns, that is assets। कितने पैसे, ठीक है, कितने पैसे, एंजाइटी होती है ना उसको जानने की कि भाई कितने पैसे मुझे मार्केट के देने हैं और मुझे कितने पैसे मार्केट से लेने हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज फिनेंशियल पोजीशन। तो बोलिए अकाउंटेंसी करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन की सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का रिजल्ट पता लगाना। दूसरा, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को पता लगाना, ठीक है। और नेक्स्ट होता है टू नो द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस बाय प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट मैनेजमेंट नॉट ओनली रिवील्ड व्हाट इज ओन्ड बट आल्सो अ ट्रू पिक्चर ऑफ वेदर दे आर अर्निंग इनफ टू पे इट्स लायबिलिटी और नॉट, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। दोस्तों मैंने आपको जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ। एक हम लोग बिजनेस में कैलकुलेट करते हैं, उससे हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। क्या कहते हैं, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है,
डेट इक्विटी रेशियो बताता है कि भाई मार्केट से आपने कितना पैसा बोरो कर रखे एज अगेंस्ट दी आपका खुद का बिजनेस में कितना कैपिटल है। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 आइडियल माना जाता है। अब डेट इक्विटी कैसे आएगा भाई, बैलेंस शीट में जो आपकी लाइबिलिटी दिख रही होगी, ठीक है, और अब बैलेंस शीट में आपका कैपिटल दिख रहा होगा, तो आउटसाइड लाइबिलिटी और कैपिटल मतलब डेट, तो इसको आउटसाइड लाइबिलिटी को कैपिटल से डिवाइड करेंगे ना दोस्तों, तो अपना क्या आ जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। और ये डेट इक्विटी रेशियो जो है दोस्तों ये बताएगा, ठीक है, ये डेट इक्विटी रेशियो ये बताएगा कि आपका मार्केट में कितना पैसा जो है, ओके, आपने खुद का कितना बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं और आपको कितना पैसा मार्केट का बकाया है, ठीक है। तो ये बोला जाता है डेट इक्विटी रेशियो जो है ना, डेट इक्विटी रेशियो आइडियली जो डेट इक्विटी रेशियो वो कैसा होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो हमेशा आपका कम होना चाहिए दोस्तों। ज्यादा डेट इक्विटी में आपको बैंक लोन नहीं करती सैंक्शन और बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, ठीक है। चलिए, दैट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने ना इसको आईएमपी मार्क करके रखा है, मतलब एग्जाम में इसको पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, पहला होता है मेजरमेंट। अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट परफॉर्मेंस, ठीक है। अकाउंटिंग क्या करता है, अपने को मेजरमेंट में हेल्प करता है कि पास्ट बिजनेस एंटिटी का क्या परफॉर्मेंस था। फॉर एग्जाम्पल, आपने ना क्लास 12 में कॉमन साइज और कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाया होगा, ठीक है। कल आपको मैं एक बैलेंस शीट दिखाया था लास्ट लेक्चर में, याद है, डाबर की। उसमें 2024 का दिया हुआ था, उसके जस्ट बाजू में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर 2023 की दी हुई थी दोस्तों। पर्पस क्या है, दैट इज मेजरमेंट। उसमें क्या होता है, नीचे जो इंटरप्रिटेशन लिखा होता है ना, उसमें ये लिखा होता है कि लास्ट ईयर कंपनी ने, अब उसमें क्या होता है, कंपनी एक प्रोजेक्शन डालती है, ठीक है। कंपनी बताती है कि लास्ट ईयर जो है, ओके, हमने 3 करोड़ रुपए का सेल किया था और इस साल हम जो है 5 करोड़ का सेल किया, मतलब मेरी जो सेल्स है ओवरऑल टर्म्स में अगर देखा जाए, ठीक है, तो 3 से 5 करोड़ अर्थात 40 से 50% की मेरी जो सेल है वो इंक्रीज हुई है। समझ में आई मेरी बात दोस्तों, ठीक है। टेंटेटिवली, forecasting, accounting helps in forecasting of future performance and financial position of the enterprises। दोस्तों सीएमए दिखाता हूँ मैं आपको, एक सीएमए होता है, ठीक है, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। जब भी आप बैंक में जाते हैं ना, जब भी आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको बोलती है सीएमए बनाने के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सीएमए रिपोर्ट, सीएमए रिपोर्ट फॉर्मेट। सो सीएमए रिपोर्ट क्या होता है, सीएमए का मतलब होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। जब आप अपनी आर्टिकलशिप में जाते हैं ना, ठीक है, तो आपको ये सीएमए रिपोर्ट जो है देखने को मिलता है, ठीक है। सीएमए रिपोर्ट हर वो कंपनी को बनाना होता है, ठीक है, हर वो कंपनी को बनाना होता है सीएमए रिपोर्ट, हर वो कंपनी को बनाना होता है, हर एक एंटिटी को बनाना पड़ता है जिनको बैंक से लोन लेना है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये आपका P&L है, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा हुआ है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा है, विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। देखिए ये एक्चुअल है, ठीक है, ये एक्चुअल है, ठीक है। हमने ना अपने जो नोट्स में हमने पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, देखिए,
ठीक है, सो माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, प्लीज प्लीज कमेंट प्लीज। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने लिखा मेजरमेंट, अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट इट्स करंट परफॉर्मेंस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मेरा सीएमए में देखिए, जो मैंने सीएमए लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अभी सीएमए में क्या हो रहा है, ठीक है, सीएमए में अगर आप देखेंगे, ठीक है, सीएमए में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ना एक परसेंटेज का कॉलम होता है। क्या कॉलम होता है दोस्तों? परसेंटेज का एक कॉलम होता है। ठीक है, परसेंटेज का एक कॉलम होता है। यहाँ पे ना यहाँ पे ना वो लिखा होता है कि परसेंटेज, 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 ज्यादा ही डेप्थ हो गया यार। ठीक है, यहाँ पे ना एक कॉलम और होता है प्रैक्टिकल सीएमए जो होता है उसमें। ठीक है, यहाँ लिखा होता है परसेंटेज इंक्रीज, एक वर्ड लिखा होता है परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, क्या लिखा होता है दोस्तों? परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो हमने जो अकाउंट्स प्रोसेस में देखा ना, अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स करंट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज है ना, ये एक्चुअली में इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि सपोज अभी इसका रेवेन्यू था दोस्तों 451.76। ठीक है, वो 313.33 लास्ट ईयर था, डिवाइडेड बाय 313.33, मतलब लगभग लगभग कितना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। ठीक है, 451.76 माइनस 313.33, ठीक है, डिवाइडेड बाय 313.33 इंटू 100। ठीक है, तो इसका रेवेन्यू लगभग 44%, लास्ट ईयर से 44% इंक्रीज हुआ। इसी को बोलते हैं अपन मेजरमेंट। क्या बोलते हैं इसी को? अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मेजरमेंट बोलते हैं। अब ये डेटा कहाँ से आई है? अकाउंट से ही तो आया आपका डेटा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब देखिए ये जो नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये लिखा हुआ है आपका फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब प्रोविजनल। ये देखिए हमने जो नोट्स में लिख के दिया आपको, forecasting accounts help in forecasting of future performance and financial position of the enterprises। अभी प्रोविजनल क्या होता है? प्रोविजनल मतलब फोरकास्ट ही तो है एक प्रकार से, आप जो एजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो सारी चीजें बनती है ना, इसमें 10-10%, 20-20% का रेवेन्यू इंक्रीज करके प्रोजेक्ट किया जाता है। जब भी आप बिजनेस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ना दोस्तों, जब आप फाइनेंस लेने जाएंगे बैंक से, तो आपको रेवेन्यू अपना प्रोजेक्ट करना पड़ता है कि आप जो है अगले साल कितना कमाएंगे, अगले साल आपका क्या ग्रॉस मार्जिन होगा, और उसके रैशनल्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स को केवल और केवल जर्नल एंट्री तक आपको लिमिटेड नहीं रखना है दोस्तों, आपको जो है प्रैक्टिकलिटी पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट उन्होंने बोला डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, आप ये जो अकाउंट्स लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आगे ना। देखिए ये जो सीएमए वाला फॉर्मेट होता है ना, ठीक है, ये देखिए मैं आपको जो बता रहा था ना डिसीजन मेकिंग पार्ट, ये देखिए डिसीजन मेकिंग पार्ट जो मैं आपको बता रहा था ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट रेशियो, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो ये सब जो रेशियोज यहाँ पर दिए हुए हैं ना दोस्तों, ये रेशियोज, ये सारे रेशियोज के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। ये जो मैं अकाउंट्स में आपको एक फंक्शन समझा रहा था, याद है आपको? मैंने आपको बोला था कि इंटरप्रिटेशन, आपको मैंने बोला था इंटरप्रिटेशन, यही है इंटरप्रिटेशन दोस्तों। ठीक है, इस एंटिटी का अगर करंट रेशियो 2.6 है, ठीक है, करंट रेशियो कैसे निकलता है? जितने करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये रेशियोज क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है, जो हमने पढ़ाई किया था। ठीक है, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। इसी को हम लोग ने अकाउंट्स के नोट्स में दिए, फंक्शन ऑफ अकाउंट्स में फॉर एक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो मेजरमेंट किया हमने रेवेन्यू का, फिर हमने क्या किया? फोरकास्टिंग किया, प्रोविजनल्स बनाए। ठीक है, प्रोविजनल बनाए, उसके फिर उसके बाद क्या बनाया हमने? प्रोजेक्शंस बनाए, एस्टिमेशन बनाया। ठीक है, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग। फिर डिसीजन मेकिंग। उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे दोस्तों, उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे मैंने क्या किया? अगले, देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये व्हाट इज दिस? ये जो मैंने लिखा है, ये क्या प्रोजेक्शन है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, कितना रेवेन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ना, इसके बेसिस पे बैंक आपको लोन सैंक्शन करती है। आप बैंक को बताते हैं कि ये है। फिर क्या होता है देखो, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्या बोला? कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, अभी क्या होगा?
accounting accounting assess performance achieved in relation to target and disclose the information regarding accounting policy and contingent liability which plays important role in the evaluation. ठीक है, ठीक है, चलिए कंपैरिजन इन इवैल्यूएशन। अब उसके बाद में क्या होगा कि आपने जो प्रोजेक्शन दिया था, जब आपका एक्चुअल ऑडिट आएगा, है ना, वो क्या अकाउंट्स ऑडिटेड होके आएंगे सीए के द्वारा, ठीक है, तो वो जो है कंपैरिजन किया जाएगा बैंक के द्वारा कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया था और क्या एक्चुअल पोजीशन आई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लगाएंगे, कंट्रोल्स लगाएंगे दोस्तों, कि आपने सपोज आपने बोला था कि नेक्स्ट ईयर हमको महारत्ना कंपनी बनना है, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर मेरा रेवेन्यू 500 करोड़ होना चाहिए, तो इस साल अगर आपका 500 करोड़ नहीं हुआ तो आप कंट्रोल्स लगाएंगे ना। जैसे कि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपने इंडिगो का नाम सुना है दोस्तों? इंडिगो सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइंस है कंपनी इंडिगो, ठीक है। इंडिगो क्या करती है, बहुत सारे उसने ना नॉन यूजेबल चीजों को अवॉइड किया जिससे उसकी कॉस्टिंग कम हो गई और वो प्रॉफिटेबल एयरलाइंस बन गई। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंडिगो का जो लैंडिंग टाइम होता है, ठीक है, इंडिगो की फ्लाइट हमेशा 15 से 20 मिनट पहले लैंड हो जाती है। अब वैसे कर करके वो कम से कम अपनी ना फ्लाइंग आवर्स जो है बचाते हैं और उस टाइम में वो टेक ऑफ करते हैं, कोई नई फ्लाइट्स उड़ा लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उनका टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, ठीक है। आमतौर पे जो फ्लाइट्स होती है उसमें आप देखना इंडिगो जनरली ठंडा खाना देती है, ठीक है। गर्म करने के जो वो रहते हैं ओवंस वगैरह, वो अपने एयरप्लेन में लेके नहीं जाते, जिससे उनका वेट कम होता है और ओनली और मैंने बोला कि ऑब्वियसली उनका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स को आप छोटा मोटा मत समझिए, मैंने आपको बताया ना सीएमए इसके बेसिस पे कई करोड़ों अरबों रुपए के लोन सैंक्शन हो जाते हैं भैया, ठीक है। तो हमने कहा पहले मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद क्या होगा फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के बाद क्या होगा, सबसे पहले हमने मेजरमेंट किया, फिर हमने फोरकास्टिंग किया, फिर हमने डिसीजन मेकिंग किया, डिसीजन मेकिंग करने के बाद फिर हमने क्या किया, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन किया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, कंट्रोल, ठीक है। चलिए अब बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में ना डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मेन पर्पस क्या है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का क्या पर्पस है, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अकाउंट्स जो है, ओके, वो क्या करता है, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की समरी करता है, ठीक है। इट इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस लैंग्वेज मतलब रेशियोज क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन, यही तो अकाउंट्स है, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट। अकाउंटिंग के बेसिस पे क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। खाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से मैनेजरियल डिसीजन कैसे लेंगे, अभी देखा ना हमने डिसीजन जो हमने ले रहे थे, रेशियोज दिखाया मैंने आपको, सीएमए रिपोर्ट दिखाया, तो मैनेजरियल डिसीजन आप कैसे लेंगे, तो मैनेजरियल डिसीजन जो है वो अकाउंटिंग के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अकाउंटिंग बिन व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। दोस्तों ये अब सोचिए मतलब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आईएमपी है, टॉपिक 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछ लेगा दोस्तों। आपके ना अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपके हाथ नहीं चलेंगे दोस्तों, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो पढ़ के जाइएगा। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग फिनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, देखिए। इट कवर द प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन टू यूजर ऑफ अकाउंट्स। इट इज द हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विच हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। फिनेंशियल अकाउंटिंग में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो फिनेंशियल नेचर के होते हैं और जो ऑलरेडी, और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुके हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वो इंटरनल मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के लिए बनाया जाता है, जो प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वायबिलिटीज पे स्टडी करना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की स्टडी करना, इन्वेंट्री सिस्टम को स्टडी करना, ठीक है, like that. So it is concerned with internal reporting to the manager of business unit to discharge the function of planning, control, decision making would require the variety of financial information, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक जस्ट एक बताता हूँ, एक होता है एबीसी एनालिसिस, ठीक है। जब आप सीए इंटर लेवल पे जाएंगे ना या बीकॉम में पढ़ेंगे आप, तो एक होता है एबीसी एनालिसिस, एबीसी कॉस्टिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग ना इन्वेंट्री जो रहती है बिजनेस की उसको कैटेगराइज करते हैं एबीसी बेसिस पे, स्लो मूविंग,
फास्ट मूविंग, डेड स्टॉक, ठीक है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि अपन को मतलब कहाँ कॉस्टिंग सेव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कोई इन्वेंटरी अगर डेड स्टॉक है तो आप उसको एकदम से हाई मतलब हाई डिस्काउंट पे जल्दी सेल करेंगे, या कोई एक्सपायरी होने वाला प्रोडक्ट रहेगा उसको जल्दी सेल करेंगे। आपका आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं इस टाइप के, सेल वेल लगती है तो बहुत अबाउट टू नियर एक्सपायरी चीजों को निकालती है। तो ये एबीसी कॉस्टिंग हेल्प करता है, ठीक है। एक हमने स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट सीखते हैं, ठीक है। मटेरियल टॉपिक, एक मटेरियल उसमें आता है, मटेरियल का कैलकुलेशन, लेबर, लेबर का कैलकुलेशन कि कौन से लेबर ने मतलब उसमें कितना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। मशीन आवर रेट निकालते हैं, ठीक है। ओवरहेड्स का कैलकुलेशन देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। फिर हमने देखते हैं कि भैया हमारा मटेरियल कहाँ वेस्ट हो रहा है, लाइक दैट। तो ये इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बिजनेस की पीरियोडिकल कॉस्टिंग को मैनेज करता है, ठीक है। जैसे इसमें हमको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, मैं आपको एक जस्ट बता देता हूँ, ठीक है। कि आपकी फैक्ट्री में या आपकी बिजनेस में जो कॉस्टिंग लग रही है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस कॉस्टिंग पार्ट की एनालिसिस को मैं बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज गिवन बाय ICMI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। It is a process of accounting begins with recording of income and expenditure or the base on which they are calculated and end up with the preparation of periodical statement, ठीक है। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग, आप सीए इंटर में जाएंगे तो पढ़ेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है उसकी कॉस्टिंग पार्ट की हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखो दोस्तों, कॉस्टिंग जो रहता है ना, आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखें ना, लाइक दैट, बस उसी का एक एनालिसिस वाला पार्ट है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन इंटर में, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है कि भाई आप आज बिजनेस को क्या बोलते हैं, केवल और केवल बिजनेस सेंटर की तरह नहीं दे सकते, आपको सोसाइटी को भी कुछ वापस करना होता है। तो बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, जैसे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर कंपनी को अपनी एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स के कुछ हिस्से जो है, ओके, पब्लिक के लिए स्पेंड करना होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी और फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो वहां पे अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आता है। तो दीज आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, not an important discussion but you can read or refer this particular thing for the knowledge purpose, ठीक है। और एग्जाम में अगर पूछ गए तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे नोट्स भी आप कर लेना, यस, मैंने नोट्स सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही बनाए। अगर आप मेरे नोट्स भी खाली रेफर कर लेंगे ना तो यू कैन गेट द acceptable level of knowledge about the theory of accounting or the basics of accounting, ठीक है। एक होता है यूजर्स ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के कौन कौन यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर होता है, एम्प्लॉय होता है, लेंडर होता है। अरे बैंक को आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट देख के तो आपको लोन देता है। सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, गवर्नमेंट होता है, पब्लिक होता है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। पहला, ध्यान दीजिए, द फैक्टर which may be relevant in assessing the worth of the enterprises don't find place in the accounts as they cannot measured in terms of money। मान लीजिए मैंने आपको बोला ना कि only the transaction which are measurable in the terms of money can be recorded in the books of account, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन, जैसे मान लीजिए आपके शॉप पे कोई कस्टमर आते हैं, ठीक है। आपके एम्प्लॉय ने उस कस्टमर के साथ में बड़ा ही ज्यादा मिसबिहेव किया, ठीक है। अगर आपके कस्टमर जो है, आपने देखा आपके कस्टमर जो है उनका रिपीट कस्टमर परसेंटेज बहुत कम है, एक बार जो आपसे सामान परचेस करके आता है वो दोबारा नहीं आता। अब ये सब चीज को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये तो लिमिटेशन है दोस्तों अकाउंट्स का। आप आज कस्टमर आपके पास आए, आपने 2 करोड़ रुपए का माल उसको बेचा, ठीक है। अब आपने आपने देखा कि सामने बाजू वाली दुकान बंद थी, इसलिए आपकी दुकान में आके जो सामान परचेस कर रहा है, आप उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिए, अकाउंट्स में रेशियो सॉलिड हो गए, ठीक है। लेकिन दैट इज द वन टाइम सेल दोस्तों, वो आपके पास रेगुलर नहीं आएगा। अब इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स में कहीं कोई जगह नहीं है, इसीलिए उन्होंने बोला द फैक्टर विच में बी रिलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट एज दे कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट, balance sheet show the financial position on the date of its preparation, not on the future date, while its user are interested in having knowing the future।
दोस्तों आज अगर मैं 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट को देख के कोई लोन दे रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी, ठीक है, या 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट को देख के किसी कस्टमर को कोई मैं क्या बोलते हैं क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दे रहा हूँ कि आपकी उधारी जो है आपको मैं उधारी देता हूँ, क्रेडिट पीरियड देता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए आज मेरे को मतलब मैंने उसके 31 मार्च 2025 और आगे फ्यूचर में उसकी क्या वाइबिलिटी उसको समझे भी ना, उसको कुछ बोल दिया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होएगा, आपने जो है एक पर्टिकुलर 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट को देख के डिसीजन लिया जो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। बैलेंस शीट तो पास्ट हिस्टोरिकल हो चुके चीजों को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग चेंज इन मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। आपने देख रहे हो अगर रुपी की वैल्यू डाइल्यूट हो रही है, अब अकाउंट्स में इसके लिए कोई जगह है क्या? नहीं है। देर आर मैनी सिचुएशन वेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंफ्लिक्ट विद ईच अदर। बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। एक कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, ठीक है। Certain accounting estimate are based on pure judgment of accountant. Example PFDD, PFDC and PF on discount on data. दोस्तों आपने ना, जैसे हम लोग ना बैड डेट्स जो होते हैं उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। अब प्रोविजन का कोई एस्टिमेट नहीं है कि आपने कितना प्रोविजन बनाना है, ये डिपेंड करता है, जजमेंटल पार्ट है कि आपने, आपका जजमेंटल पार्ट है ना दोस्तों, कि मतलब मुझे लगता है कि 2% डेटर्स मेरे ऑलमोस्ट लॉस हो जाते हैं या 5% डेटर मेरे लॉस हो जाते हैं, इसका कोई रैशनल नहीं है, बट विथाउट रैशनल चल रहा है। तो ये क्या है, काउंटिंग का लिमिटेशन है दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिस्कशन ऑन अकाउंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन थर्ड सेशन, ठीक है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, if you like my way of explaining the topic, please subscribe to my channel, like the video and press the bell icon and comment on the comment section. Thank you.